मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिए, लास्ट क्लास तक हमने टॉर्क कर लिया था ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। एक बेसिक सा न्यूमेरिकल देखो। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 meter and having 100 turns is in XY plane। तो कॉइल है 100 टर्न से, उसमें उसे XY प्लेन में रख दिया। करंट पासिंग थ्रू कॉइल current passing through coil is 10 ampere। A uniform magnetic field of 10 Tesla exists along x-axis। Calculate first part, magnetic moment of coil। First is magnetic moment of coil। Second, torque on coil। Third, angular acceleration of coil if its mass is 2 kg। और क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है, ये कॉइल है, ये करंट पास कर रहा है कॉइल से, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। 5 मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए इसे, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताते हुए चलो। सॉल्व तो आप ही करोगे, कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताते हुए।
तो कितने आंसर्स आए अभी? शाहीन, नवेद, आयशा, फायका, नायला, हुमा, बाकी लोग? भाई देखिए, चलिए साथ में सॉल्व करो। चेक करो जो अपना कैलकुलेशन फर्स्ट। भाई जो रेडियस है कॉइल का, रेडियस आपको दिया हुआ है 2 मीटर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। मैग्नेटिक मूवमेंट इज एन आई ए। सो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है 100, so that's 100. Current through each turn is 10. Area is pi r square, pi into 2 square. So जो magnetic moment है that is 4 pi into 10 raised to the power 3. अब जब आप डायरेक्शन देखोगे, देखो करंट के साथ कर्ल कर दो फिंगर, थंब कहाँ जाएगा? इनवर्ड्स। सो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप, यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. So this is the magnetic moment, 4 pi into 10 raised power 3 minus k cap ampere meter square. नवेद का मैच कर रहा था, रेहान का मैच कर रहा था, और हुमा, नायला, फायका, शाहीन, ये सब आंसर्स मैच कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट इतना है. सेकंड पार्ट की टॉर्क ऑन कॉइल. टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है एम बी साइन अल्फा. सो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -3. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 10 टेस्ला. कोई अल्फा बताएगा मुझे, अल्फा कितना है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, एंगल कितना होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट? एक भी नहीं बताएगा. यस, मैग्नेटिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड जा रहा है, सो एंगल इज 90 डिग्री, सो दैट इज साइन 90. साइन 90 1 होता है. तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका टॉर्क का. So torque is 4 pi into 10 raised to the power 4 न्यूटन मीटर. तो ये टॉर्क कॉइल के ऊपर कुछ इतनी टॉर्क एक्ट करेगी. अच्छा, इसके बाद थर्ड देखिए. थर्ड में कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन. देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. अच्छा भाई यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा. देखिए अल्फा मैंने एंगल भी लिया हुआ है और एंगुलर एक्सेलरेशन की नोटेशन भी अल्फा है. एंगुलर एक्सेलरेशन होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय आई. यहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ जो आई है उसे आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, आई इज एम आर स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर क्वाइल का, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है. m2 हो गया, रेडियस इज 2, 2 स्क्वायर, सो दैट्स 8 kg मीटर स्क्वायर. टॉर्क ये कैलकुलेट किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. भाई ये क्लास 11th का पोर्शन है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, सो अल्फा इज इट्स 4 पाई multiplied by 10 raised to the power 4 by 8
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इतना क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे। भाई क्लियर है इतना सबका? आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 4 पाई से 8 कैंसिल कर दो। चलिए इतना लिख लीजिए। सबका हो गया तो बताइए मुझे, इसको रब करते हैं। एनसीआर एक दो प्रॉब्लम्स है ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, उन्हें कंप्लीट करते हैं। रब कर दूं सब? चलिए एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। वही एनसीईआरटी विजिबल है आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4.24 पढ़िए। सेम टॉर्क के कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ, इसे पढ़िए जरा। 4.24 जो आपने किया है अभी, एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड। इसे लिख लो, बेटर होगा, क्योंकि बाकी चीजें ना नेक्स्ट पेज पर है। डायग्राम नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा 3000 गॉस है। ये मेन पॉइंट्स लिख लेना। 3000 गॉस है, जेड डायरेक्शन में है, लूप की डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, करंट 12 एम्पियर जा रहा है। टॉर्क भी कैलकुलेट करनी है, फोर्स भी कैलकुलेट करनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी डिसाइड। ये है क्वेश्चन। जैसे ये देखो, ये आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल गिवन है। देखो एक्सिस का ख्याल रखना, एक्सिस उसने चेंज कर दी है। दिस इज जेड एक्सिस। जो बाहर आता है, जो यूजुअली जेड होता था, उसे एक्स कहा हुआ है, इसे वाई एक्सिस कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट कर। भाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है एनआई, ये मैग्नेटिक मोमेंट। देखो शायद नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ भी नहीं दिया था, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ भी नहीं है।
करंट 12 एम्पियर है, साइड्स 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न में कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स एक टर्न। करंट इज 12 एम्पियर, एरिया इज 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, सो दैट्स 10 into 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई कर। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 12 और 50, so that's 6 into 10 raised to the power -2। कोई डायरेक्शन बताएगा मुझे यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे करंट घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा? अगर आप करंट के साथ फिंगर कर्ल कर दो तो मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है? इनवर्ड्स। राइट हैंड लगाओ, राइट हैंड। हाँ नायला का ठीक है, आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स 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 जाएगा, आउटवर्ड्स। देखो करंट के साथ कर्ल कर दो ना, करंट जैसे कर्ल हो रहा है वैसे फिंगर कर्ल कर दो, थंब बाहर चला जाएगा। करंट के साथ कर्ल करोगे थंब बाहर चला जाएगा, आउटवर्ड्स जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आउटवर्ड्स होगा। आउटवर्ड्स का मतलब है आई कैप। So that's 6 into 10 raised to -2 I cap meters। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे। कोई डाउट नहीं किसी का भी। और ये क्वेश्चन मेरा सबसे होता है, किसी को कोई डाउट है? 19 स्टूडेंट्स है तो 19 से है। सब क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग दी हुई है? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड 3000 गॉस दी है। गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए -4 से मल्टीप्लाई करते हैं टेस्ला। याद रखिएगा 1 गॉस इज 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला। और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलॉन्ग, विच मींस k कैप टेस्ला। तो इट्स 3000 into 10 raised to the power -4, ये मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अब चलो इसको ना टॉर्क को ऐसे कर लेते हैं, m क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में पूरा सॉल्व कर। तो यहाँ टॉर्क हो जाएगा m, which is 6 into 10 raised to the power -2 I cap cross b, which is 3000 into 10 raised to the power -4 k cap। So जो टॉर्क होगी 6318 into 10 raised to the power, देखिए -4 और 3 -1 और -2 -3 I क्रॉस के 18 हो गया, 3 0 ये और 2 1 -4 -3 I क्रॉस के। अब जो I क्रॉस के होता है ना, ऐसे याद रखा करिए, I J K, आई जे के होगा, जे के आई होगा, के आई जे होगा। लेकिन अगर उल्टा कह रहा है आई के तो माइनस जे हो जाएगा। आई क्रॉस के इज -जे। ये कई बार किया है हमने। क्लॉकवाइज जा रहे हो ना तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। आई क्रॉस जे लोगे तो के आएगा, के क्रॉस आई लेते तो जे आता, लेकिन आई क्रॉस के ले रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। ये टॉप का एक्सप्रेशन हो गया। ये टॉर्क है m क्रॉस बी, m क्रॉस बी करके टॉर्क आता है। इसके बाद जो नेट फोर्स होगी, दैट नेट फोर्स इज 0। हमेशा करंट कैरिंग कॉइल को जैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, नेट फोर्स में हमेशा 0 मिलेगा। इसमें बताइए कोई डाउट है किसी को?
नेट फोर्स हमेशा जीरो है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप कॉइल रखोगे, हमेशा कॉइल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। चलिए, कोई डाउट नहीं है, इतना लिखिए और ये लिखने के बाद मुझे ई पार्ट सॉल्व करके बताइए। ई पार्ट आप करिए, अगर कोई परेशानी नहीं है ई पार्ट सॉल्व करके दिखाइए। इसको लिख लीजिए, ई पार्ट बताइए मुझे क्या है। मुझे ई सॉल्व करके बताइए आंसर क्या है। ओके, फाइका का कुछ आंसर आया, दोनों जीरो आए। तो क्या इक्विलिब्रियम है? मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में आया फाइका, निदा? ओके, ठीक है, ठीक है फाइका। चलिए ई पार्ट सॉल्व करते हैं। सो देखिए, पार्ट ई में भी कॉइल तो सेम है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सिर्फ जो चेंज आएगा वो डायरेक्शन में चेंज आएगा। -2। अब देखो डायरेक्शन क्या होगा, कॉइल एक्स वाई प्लेन में ऐसे करंट घूम रहा है, करंट के साथ कर्ल करोगे, देखो करंट ऐसे घूम रहा है, इस प्लेन में है। करंट के साथ कर्ल करोगे, थंब ऊपर जा रहा है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। देखो एक्सिस उसने चेंज कर दिया ना, ऊपर वाले को, ये वाला जो है, इसे जेड एक्सिस कह दिया, तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्ट।
सो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगा। जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करने का मतलब है डायरेक्शन हो जाएगा के कैप के अलॉन्ग। भाई डायरेक्शन आया समझ में? ये जो कॉइल दी हुई है ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैंने ऐसे कर्ल किया, थंब ऊपर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। जब आप टॉर्क लोगे एम क्रॉस बी, सो यहां पर क्या आएगा, के क्रॉस के। अब ये भी आपको याद रहना चाहिए कि सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस जीरो होता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। सो सेम वेक्टर्स अगर आप लेंगे यूनिट वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, जीरो हो जाएगा। सो ये भी जीरो आ जाएगा। के क्रॉस के आया ना, के क्रॉस के जीरो। सो यहाँ टॉर्क जीरो भी, और फोर्स तो जीरो होती है, नेट टॉर्क भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो। तो आप कह सकते हो योर कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम। आप कह सकते हैं कि कॉइल इज इन इक्विलिब्रियम। कि यहाँ जो कॉइल होगी वो कॉइल इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो। तो इसके बाकी पार्ट्स ना एक बार ट्राई करना, बी पार्ट, सी, डी, एफ पार्ट्स, सेम तरह की कैलकुलेशंस हैं, एक बार ट्राई करिएगा। और ये आपको होमवर्क है, इसे जरूर करिएगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ, टॉर्क वाला पोर्शन खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक है, सो चैप्टर नंबर 4 का जो लास्ट है दैट इज गिल्वानोमीटर। अच्छा भाई, गिल्वानोमीटर आप लोगों ने यूज किया होगा, मुझे बताओगे गिल्वानोमीटर क्यों यूज करते हैं, क्या काम करता है गिल्वानोमीटर? गिल्वानोमीटर यूज क्यों करते हैं? अरे चलो, आयशा ने कुछ आंसर दिया, बस एक आयशा ने गिल्वानोमीटर का नाम सुना और किसी ने नाम ही नहीं सुना इससे पहले। हाँ, सप्लेन का कुछ आंसर आया, नायला का भी आया, शिवा का भी आया। हाँ, गिल्वानोमीटर को यूज करते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट, टू डिटेक्ट करंट। ये डिटेक्ट कि आपके सर्किट में करंट है या नहीं, गिल्वानोमीटर यूज करते हैं, मेजर नहीं करता। अगर आप गिल्वानोमीटर से करंट मेजर करेंगे तो बहुत एरर आएगा रीडिंग से। तो गिल्वानोमीटर करंट मेजर करने की डिवाइस नहीं है, सिर्फ करंट डिटेक्ट करने की। बस ये बता देता है कि सर्किट में करंट है या नहीं, दैट्स गिल्वान। अब देखिए गिल्वानोमीटर का प्रिंसिपल देखिए, जो आपने अभी पढ़ा है ना कि अगर कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, क्या होता है? अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो क्या होता है उस कॉइल के साथ? अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो क्या पढ़ा था मैं लास्ट सेक्शन में, क्या होगा उस कॉइल के साथ?
ये सब खामोश हो जाते हैं एकदम। अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो क्या होता है उस कॉइल के साथ? क्या वो स्टेशनरी रहती है? उस कॉइल पर नेट फोर्स जीरो होती है, एक टॉर्क एक्ट करती है जिस टॉर्क की वजह से वो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी। अरे यही तो करा था लास्ट सेक्शन में कि अगर आपने करंट कैरिंग कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, सो जो नेट फोर्स होगी ऑन द कॉइल, दैट नेट फोर्स इज जीरो। एक टॉर्क एक्ट करती है कॉइल पर जो कॉइल को रोटेट कराना शुरू कर देती है। तो जो आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था वही प्रिंसिपल है गैल्वानोमीटर का। यही प्रिंसिपल है कि अ करंट कैरिंग कॉइल, current carrying coil placed in a uniform magnetic field experience torque। सो अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कॉइल रख दी तो वो करंट कैरिंग कॉइल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ये गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल। इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखिए। देखिए गैल्वानोमीटर में सबसे पहले एक शाफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट, इसे कोर भी कहते हैं। ये कोर है गैल्वानोमीटर की विच इज सिलेंड्रिकल। सो दिस इज cylindrical core। दिस इज cylindrical core। आपको सिर्फ टॉप व्यू दिख रहा है इसीलिए ऐसा लगता है कि ये सर्कुलर है। जैसे ये अगर आप बॉटल ले लो ना, ये सिलेंड्रिकल ऐसी कोर होती है, आपको तो जस्ट टॉप व्यू दिख रहा है इसलिए आपको सर्कल दिख रहा है। इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर वायर को वाउंड करते हैं। वायर के कई टर्न्स वाउंड करते हैं कुछ इस तरह से, लेंथ के अलॉन्ग ऐसे कर कर वायर के टर्न्स वाउंड किए। चलो भाई, सिलेंड्रिकल कोर है, उस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर वायर के कई टर्न्स आपने वाउंड कर। तो ये जो टर्न्स हैं, ये टर्न्स बेसिकली सर्कुलर कॉइल का काम करते हैं। टर्न्स आपने वाउंड किए हुए, तो ये टर्न्स बेसिकली कॉइल। टर्न्स ऑफ वायर ऑन कोर। इसके बाद इस कोर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल। अब ये मैग्नेट बड़ी स्पेशल है। मैग्नेटिक ना कॉनकेव कोल्ड पीसेस किए हुए हैं। तो कॉनकेव लेने से फायदा ये होगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी रेडियल होंगी। रेडियल मीन्स ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी टूवर्ड्स द सेंटर। ये जो भी कोर है, कोर का जो सेंटर होगा उसके सेंटर के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं रेडियल। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो सेंटर है, कहीं कॉइल लेंगे, कॉइल का एक एंड लेंगे। ये जो वायर मैंने वाउंड करी है ना, उस वायर का एक स्टार्टिंग एंड लेंगे और स्टार्टिंग एंड से एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देते हैं। ये जो मैं ब्लू से ले रहा हूँ ये बेसिकली स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से आप एक पॉइंटर अटैच कर देते हैं। सो ये स्प्रिंग है।
स्प्रिंग से एक पॉइंटर अटैच कर दिया, इसे स्केल मान लीजिए। ये सर्कुलर स्केल है और इस सर्कुलर स्केल के ऊपर ये पॉइंटर मूव कर सकते हैं। बेसिकली जब आप गैल्वानोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो जहां नंबर्स लिखे होते हैं वो बेसिकली ये सर्कुलर स्केल है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, और ये पॉइंटर इस सर्कुलर स्केल पर मूव करेगा तो आप रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ये 0 से लेकर मान लीजिए n तक, और इसे भी याद रखिएगा ये मैग्नेटिक पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स। सो ये कंस्ट्रक्शन है गैल्वानोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का। एक सिलेंड्रिकल कोर होगी, उस पर आपने वायर के टर्न्स लिए हुए, इस पूरी कोर को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, स्प्रिंग कनेक्टेड है। ये वायर के कई टर्न्स हो जाएंगे, ये पॉइंटर मूव कर रहा है और सर्कुलर स्केल है। इतना लिख लीजिए। मुझे यहां तक डाउट बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है। हाँ आएगा, सिलेंड्रिकल कोर होता है, उस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर वायर के टर्न्स लिए। एक चीज और याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल कोर होता है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं दैट मटेरियल इज सॉफ्ट आयरन। तो इतना हुआ सबसे। आमना कॉन्केव इसलिए है ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर हो, रेडियल बनाने के लिए। अगर आपने एक सिलेंडर ले लिया, उसमें जितने भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, हर रेडियस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉन्केव पोल पीसेस यूज करो। निदा, स्वालिया, आमिर, सुहेल, माज, नवेद, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो, थ्योरी एंड वर्किंग। तो देखिए गिल्वानोमीटर की वर्किंग में दो हैं। पहला स्टेप है कॉइल का टॉर्क एक्सपीरियंस करना। एक मेजर काम कॉइल करेगी टॉर्क एक्सपीरियंस करके। दूसरा इंपॉर्टेंट काम स्प्रिंग करेगी, एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करे। तो ये दो चीजें, एक कॉइल है, ना वायस, ये कॉइल है बेसिकली यार। एक कॉइल, एक मैग्नेट, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग भी अपना एक रोल प्ले करेगी। तो ये दो चीजों का मेजर रोल है। तो पहले हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क ऑन कॉइल, जिस टॉर्क की वजह से पॉइंटर मूव करता है। टॉर्क ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल पर जो टॉर्क एक्ट करेगी
that torque is mb sin 90. जो टॉर्क होगी दैट टॉर्क इज mb sin 90. मैंने आपको बताया था शायद हमने लास्ट क्लास में भी, जब मैंने आपको केसेस लिखवाए थे, तो एक केस था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता। जब परपेंडिकुलर था तो मैंने नाम दिया रेडियल। तो जो एम बी साइन 90, ये 90 डिग्री इसलिए आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टाउ इज एम बी साइन 90। तो जो टॉर्क एक्ट कर रही है दैट टॉर्क इज एम बी, ये टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर, वेयर एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल। भाई कुछ याद है मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये जो एम मैग्नेटिक मूवमेंट है इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं इस मैग्नेटिक मूवमेंट? Yes, NIA. Number of turns into current multiplied by area. Magnetic moment is NIA. तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज NIA. इस m की जगह आप NIA रख दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इसके बाद आप 2 को 1 में रख सकते हो। जब आप 2 को 1 में रखोगे यू विल गेट टाउ is NIAB. That is equation number 3. ये टॉर्क होगी विच इज NIAB, ये टॉर्क एक्ट कर रही है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही है। अब देखिए स्प्रिंग का क्या रोल आएगा। स्प्रिंग कॉइल से अटैच्ड है, स्प्रिंग के रोल के लिए ऐसे समझो, ये स्प्रिंग है, ठीक है। रोल उसमें इस कैलकुलेशन में रोल बाद में देखेंगे, पहले मुझे जनरल बताओ, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को मैंने रोटेट करा और छोड़ दिया, क्या होगा स्प्रिंग के साथ? क्या ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगी? मैं रोटेट कर रहा हूँ, स्ट्रेच नहीं कर रहा। स्प्रिंग है, ऐसे घुमाया और छोड़, स्प्रिंग के साथ क्या होगा? ये वापस दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। अब ये बताइए, अपनी पोजीशन पर आने के लिए स्प्रिंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या रोटेट कर रही है? वापस अपनी पोजीशन पर आने के लिए स्प्रिंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या सिर्फ रोटेट कर रही है? रोटेट कर रही है। रोटेट करने का क्या, स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रही नवेद, देखो सिर्फ रोटेशन है, सिर्फ रोटेशन। ऐसे करा, छोड़ दिया, ये वापस ऐसे रोटेट कर कर स्प्रिंग अपनी जगह आ गई, सिर्फ रोटेशन। रोटेट करने के लिए किस चीज की जरूरत है, फोर्स या टॉर्क? अगर ये स्प्रिंग रोटेट कर कर अपनी जगह आ जाती है तो इसमें किस चीज की जरूरत है स्प्रिंग? फोर्स या टॉर्क की जरूरत? हाँ, बहुत आंसर आए, सब कह रहे हैं टॉर्क, टॉर्क एक्ट करेगी। तो देखिए अभी मैंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन है ना, इसे ऐसे ही रख देते हैं, जरा स्प्रिंग की चीजें डिस्कस करते हैं। स्प्रिंग में हम एक क्वांटिटी डिस्कस करते हैं जिसे हम थीटा कहते हैं या के कहते हैं। के इज restoring torque developed in spring per unit twist. स्प्रिंग में अगर आपने यूनिट ट्विस्ट दे दिया, मींस 1 डिग्री या 1 रेडियन से घुमा दिया, तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज के। मींस ये स्प्रिंग है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर थी, इससे मैंने 1 डिग्री से रोटेट करा के छोड़ दिया। 1 डिग्री से रोटेट कराया तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रही है दैट रीस्टोरिंग टॉर्क इज के। जरा मुझे बताओ, अगर मैं इस स्प्रिंग को 2 डिग्री से रोटेट कराता हूं तो कितनी रीस्टोरिंग टॉर्क आएगी? अगर 1 डिग्री से रोटेट कराने पर रीस्टोरिंग टॉर्क के है, और मैं आपसे कह रहा हूं मैं स्प्रिंग को 2 डिग्री से रोटेट करा रहा हूं, रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी हो जाएगी? 2 के।
वेरी गुड, 2k रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं स्प्रिंग को थीटा डिग्री से रोटेट करा रहा हूं, ट्विस्ट इन स्प्रिंग, थीटा डिग्री से रोटेट कराया, थीटा ट्विस्ट आया स्प्रिंग में, तो मुझे बताओगे रीस्टोरिंग टॉर्क कितनी डेवलप होगी स्प्रिंग में? रीस्टोरिंग टॉर्क, हाँ जी, रीस्टोरिंग टॉर्क इन स्प्रिंग, डिवाइड नहीं करेंगे नवेद, देखो 1 डिग्री के लिए के है, 2 डिग्री के लिए आपने कहा 2k, तो थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, थीटा क्या, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स थीटा मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब सुनिए, यहां तक समझ में आया, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल पर टॉर्क एक्ट कर रही है, अगर स्प्रिंग में ट्विस्ट आ गया तो स्प्रिंग में भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी। यहां तक आया समझ में आप लोगों को? अब इसको हम कनेक्ट करेंगे 3 और 4, 3 और 4 को कनेक्ट करेंगे, बस उसके बाद ये खत्म कैलकुलेशन। सो एक बात बताओ, ये स्प्रिंग है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग कॉइल से कनेक्टेड है? इस डायग्राम में क्या स्प्रिंग कॉइल से कनेक्टेड है? चलिए, 2 लोगों को तो दिख रहा है, 3 को दिख गया कि स्प्रिंग कॉइल से कनेक्टेड है, फाइका को भी दिख गया। अगर मैं कॉइल रोटेट करता हूं तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगी। अगर ये कॉइल है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, मैंने कॉइल रोटेट कर दी तो स्प्रिंग भी रोटेट कर जाएगी। अच्छा, अगर स्प्रिंग रोटेट करेगी तो क्या स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी? होनी चाहिए ना थीटा के। अब देखिए यहाँ हो क्या, अब सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं, अलग अलग तो आप समझ गए, अब सबको एक साथ कनेक्ट। नवेद देखो, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में आपने कॉइल कनेक्ट कर दी, जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ स्प्रिंग भी रोटेट करेगी, ऐसे हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगी ना बिल्कुल स्प्रिंग। यहाँ देखो, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से यहाँ कॉइल कनेक्टेड है, जब आप कॉइल को रोटेट करोगे, कॉइल घूमेगी तो स्प्रिंग भी उसके साथ साथ ट्विस्ट होती चली जाएगी। स्प्रिंग में जब ट्विस्ट डेवलप होगा इस स्प्रिंग के अंदर, तो इसी स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होगी, जो दोबारा से स्प्रिंग को वहीं ले आएगी जहां से स्प्रिंग चली थी। हाँ, तो होगा क्या, इस स्प्रिंग पर 2 टॉर्क एक्ट कर रही है, एक टॉर्क है जो कोशिश कर रही है कि स्प्रिंग में ट्विस्ट बढ़ता चला जाए, और एक टॉर्क कोशिश करेगी रीस्टोरिंग टॉर्क की स्प्रिंग दोबारा अपनी जगह आ जाए। तो मुझे बताओगे स्प्रिंग रोटेट करना कब कम करेगी? मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती चली जा रही है, रीस्टोरिंग टॉर्क उसे रोकने की कोशिश करे, स्प्रिंग रुकेगी कब, इक्विलिब्रियम में कब आएगी? मैं तो लिख दूंगा, आप याद कर लेंगे, जरा कोशिश करो अपना लॉजिक अप्लाई करने की, कि स्प्रिंग है, एक टॉर्क उसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है, एक टॉर्क रोटेट करने से रोक रही है, तो आपकी जो स्प्रिंग है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगी? वेरी गुड, सो इक्विलिब्रियम में, यस, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड is equal to restoring torque, is equal to restoring torque. Good. मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क जैसी इक्वल हो जाएगी, आपकी स्प्रिंग में आ जाएगी, जैसे ये दोनों स्प्रिंग्स इक्वल, दोनों टॉर्क इक्वल होंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो टॉर्क है दैट इज NIAB, रीस्टोरिंग जो टॉर्क है दैट इज K थीटा। तो यहां से आप थीटा को लिख सकते हैं NAB by K into I,
यहां तक लिख लीजिए, फिर देखेंगे इसे कैसे एज्यूम, इसका मतलब क्या है। मीनवाइल अगर कोई डाउट है तो बताते जाओ मुझे। भाई जब आप सब लोग लिख लें तो बताइएगा मुझे। चलो भाई इतना लिख लिया। नेक्स्ट लिख। सो यहाँ जो थीटा है ना, दैट थीटा इज NAB by K into R. This theta is directly proportional to I. I is current. देखो n number of turns in a coil which is constant. A is area of coil, वो भी constant. B magnetic field constant. K torsional constant कहते हैं इसे, ये भी constant. अच्छा, K के आगे जो मैंने लिखवाया था उसमें ये भी लिख लेना, इसे torsional constant भी कहते हैं। अगर मैंने नहीं लिखवाया था तो इसे भी लिख लीजिए कि K को आप टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहोगे, कि यहाँ जो K था उस K को टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। ये ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो थीटा है ना, दिस थीटा इज बेसिकली डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। दिस थीटा इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर which is directly proportional to current. सो गैल्वेनोमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उससे जो करंट पास हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिफ्लेक्शन का मतलब समझ रहे हो कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा आपकी कॉइल डिफ्लेक्ट, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। जितना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा उतनी ज्यादा रीडिंग आएगी। भाई मान लीजिए पॉइंटर यहाँ था तो करंट कम था, पॉइंटर यहाँ पहुंच गया तो करंट बढ़ गया। तो जो भी डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के वो सिर्फ करंट पर डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आप करंट पास कराओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज बेसिकली जो आपको प्रूफ करना होता है इन गैल्वेनोमीटर, कि डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। जितना ज्यादा आप करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इतना लिख लीजिए। यहां तक लिख लीजिए। Sure. अगर आप इनवर्सली ढूंढ रही हैं तो देखिए थीटा और के कैसे प्रोपोर्शनल है फाइव का। थीटा एंड के इनवर्सली।
लेकिन यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी इसलिए नहीं कहते क्योंकि के कांस्टेंट है, के वेरी नहीं करता। अब इसके बाद कुछ टर्म्स और देखिए, यहाँ कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स और यूज करते हैं। जैसे थीटा हमने लिखा था, थीटा था एन बी ए बाई के इंटू आई। सो यहाँ से आप करंट आई लिख सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा मल्टीप्लाइड बाई के बाय एन बी ए इज इक्वल टू आई। ये जो टर्म आ रही है के बाय एन बी ए, एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये टर्म कांस्टेंट होती है। इसे कुछ ऑथर्स कैपिटल जी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब कोई जी से रिप्रेजेंट करेगा, शायद कोई ऑथर आप पढ़ो वो सी से रिप्रेजेंट कर रहा हो। सी या जी दोनों में से कोई भी एक नोटेशन इसकी यूज की जा सकती है। दैट्स गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट टर्म आती है जिसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी को आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और सब्सक्रिप्ट में एस। करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। कि जब आप गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर करंट पास कराओगे तो उसमें जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट। करंट सेंसिटिविटी को आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट। सो देखो ये था ना, थीटा इज एन बी ए बाई के। इसे मैं कुछ लिख देता हूँ, बताओ जरा इक्वेशन नंबर कौन सा होगा। मैं रैंडम 5 डाल देता हूँ, थीटा बाई। सो अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 यूज करूँ, सो इस आई एस को मैं लिख सकता हूँ, थीटा बाई आई क्या हो जाएगा, एन बी ए बाई, दैट्स करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट। अब यूजुअली हम वो गैल्वेनोमीटर प्रीफर करते हैं जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, कि बहुत कम करंट के लिए भी अच्छा डिफ्लेक्शन दे। सो वी यूजुअली प्रेफर galvanometer having large current sensitivity. सो यूजुअली हम उन गैल्वेनोमीटर को प्रीफर करते हैं जिसमें करंट सेंसिटिविटी बहुत लार्ज है, हैविंग लार्ज करंट सेंसिटिविटी, ऐसा गैल्वेनोमीटर हम प्रीफर करेंगे। सो देखो लार्ज करंट सेंसिटिविटी के लिए क्या चाहिए, फॉर हाई करंट सेंसिटिविटी so IS, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना बेटर, and means number of turns should be large. बट इसकी भी एक लिमिट है ना, आप एक लिमिट के बियॉन्ड नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते। अब आपका गैल्वेनोमीटर बल्कि होता चला जाए तो एक लिमिट तक आप एन इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एन अगर आप इंक्रीज करोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी इन प्रिंसिपल। IS is directly proportional to B. It's proportional to strength of magnetic field. जितनी strong आप magnetic field लोगे, strong magnetic field,
तो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लोगे उतनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर प्रीफर करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर लिया था हमने, वो कोर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। मान लीजिए मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी 1 टेस्ला की, जब वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी सॉफ्ट आयरन कोर में एंटर करेगी तो वो 1 टेस्ला से बढ़कर 1000 टेस्ला हो जाती है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ मैग्नेटिक्स में जब मैं बायोट सेवर्ट्स लॉ करा रहा था तब मैंने डिस्कस किया था कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज यूज, सॉफ्ट आयरन कोर helps in strong magnet. ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन से बहुत कॉमन है। थर्ड, सिमिलरली IS is directly proportional to area of coil. जितना ज्यादा कॉइल का एरिया होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। बस की भी अपनी लिमिटेशन है, एक लिमिट के बियॉन्ड आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, आपका गैल्वेनोमीटर बल्कि हो जाएगा। फोर्थ, करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K. K is torsional constant. सो आप ऐसी स्प्रिंग यूज करेंगे जिसका टॉर्शनल बहुत कम होगा। सो स्प्रिंग हैविंग small torsional constant is preferred. तो आप ऐसी स्प्रिंग प्रिफर करेंगे जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत स्मॉल है। इसका एग्जांपल है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। एग्जांपल है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज की स्प्रिंग हम यूज करते हैं, इसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत कम है। तो ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ना आपको 1 2 3 4, ये बेसिकली 1 मार्कर क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखो, भरा पड़ा है। सबने लिख लिया क्या? रब कर दूं इसको? देखिए क्लास में जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते ना, उससे मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता है कि उनका दिमाग कहीं और है। मतलब आधा लेक्चर भी उनके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। करंट सेंसिटिविटी के बाद द नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। सो बस इतना सा चेंज है, करंट की जगह वोल्टेज लगा देते हैं। So voltage sensitivity is Vs. तो देखिए सिर्फ इतना चेंज आएगा,
ये ना थीटा बाय वी, इसको लिख सकते हैं थीटा बाय आई आर। सो थीटा बाय आई क्या था? थीटा बाय आई था बताएगा मुझे? थीटा बाय आई हमने कुछ लिखा था, थीटा बाय आई कौन सी क्वांटिटी थी? वेरी गुड, थीटा बाय आई इज करंट सेंसिटिविटी। थीटा बाय आई इज करंट सेंसिटिविटी, इट्स करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट सेंसिटिविटी था एन बी ए बाई के और एक आर और आगे। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में फर्क के नाम पर सिर्फ इतना है, बाकी तो सब सेम है। बाकी सब सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस रेजिस्टेंस का है। करंट सेंसिटिविटी में रेजिस्टेंस नहीं होता, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में आप रेजिस्टेंस काउंट करते। चलिए भाई लिख लीजिए था। अच्छा, एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा, on increasing number of turns, on increasing number of turns, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बट नॉट वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहती है अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। किसी भी तरह से अगर के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। रीजन समझिए। देखिए, करंट सेंसिटिविटी होता है एन बी ए डिवाइडेड बाय के। सो सिंपली करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में एन बी ए बाय के आर आ जाता है, वेयर आर इज रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है। देखो, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है वायर की। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, वायर की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो होगा क्या, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स एन भी बढ़ेगा और आर भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो दोनों का इंक्रीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी voltage sensitivity is independent of number of turns। क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, दोनों का इंक्रीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर। ये क्वेश्चन 3 मार्कर आ चुका है। रीजन पूछ लेता है क्यों नहीं होता ऐसा।
चलिए, ये हो गया सबका। ओके, ये गिल्वानोमीटर कंप्लीट हुआ। आज इसको यहीं छोड़ता हूँ। सैटरडे मॉर्निंग 9 AM इसे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली सैटरडे लास्ट क्लास होनी चाहिए इस चैप्टर की। जस्ट मुझे इस गिल्वानोमीटर पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने हैं और वोल्ट मीटर और एमीटर डिस्कस करना है। शाइन यूजुअली डाउट्स होते हैं मुझे बता देता है, तो मैं क्लास से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। वरना इस संडे में डाउट रख सकता हूँ, क्योंकि सैटरडे कंप्लीट हो जाएगा। मैं चैप्टर तो ट्यूसडे से स्टार्ट करूंगा, तो इस चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे संडे पूछ लीजिए या सैटरडे पूछ लीजिए। सैटरडे भी हमारे पास टाइम होता है, तभी डिस्कस करते हैं। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।